हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र। आज पढ़ेंगे हम राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र का अध्याय सेकेंड होगा और पार्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर जो है अपना दूसरा, उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत अर्थात इसका मतलब समझिए, दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होगी कि पहले चैप्टर में हम क्या पढ़े थे कि जो दुनिया थी वो दो भागों में बट गई थी और दुनिया में दो महाशक्तियां रही थी। ठीक है जी, दो महाशक्तियां कौन कौन सी? सोवियत संघ और अमेरिका। दो महाशक्ति कौन कौन से? एक हो गई अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ। तो यहां हम देखेंगे कि एक का पतन हो जाता है। एक का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है, अर्थात सोवियत संघ का पतन हो जाता है। तो फिर मात्र अपने पास एक महाशक्ति बचती है। इसका मतलब है कि दो ध्रुवीयता का अंत, यानी दो थी उसमें से एक का अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला जो टॉपिक है वो सोवियत प्रणाली है। सोवियत प्रणाली, पहले तो समझिए कि सोवियत प्रणाली है क्या। तो सोवियत प्रणाली जो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। कब? 1917 में। उसी रूस के क्रांति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का उत्पन्न हुआ। ठीक है, और सोवियत प्रणाली क्या समझिए, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। ठीक है, और इस क्रांति में पूंजीवाद को हटा करके या पूंजीवाद का विरोध करके समाजवाद और साम्यवाद की व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है दोस्तों, और इसी को हम बोलते हैं सोवियत प्रणाली। अब ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता था कि जो वहां वर्कर्स थे, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, उनसे बहुत ही ज्यादा काम कराया जाता था। उनसे 12-12 घंटे काम कराया जाता था। जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, जो बिल्कुल बेसिक जरूरतें होती हैं, वो भी उनकी पूर्ति नहीं की जाती थी। ठीक है, सैलरी बहुत कम होता था, काम बहुत ज्यादा करवाया जाता था, छुट्टियां उनको बहुत ही कम मिलती थी और इसका पूरा पूरा लाभ जो था केवल धनवान व्यक्तियों को ही, पूंजीपतियों को ही मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा काम जो मजदूर वर्ग थे वो करते थे। तो मजदूर जो थे वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के उन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तो इसमें इस आंदोलन में, इस जो आंदोलन था इसमें मजदूर थे, उसके बाद कृषक थे और निम्न वर्ग के लोग आ गए। इतने लोगों ने मिल करके एक बहुत ही भयंकर आंदोलन किया, जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का उदय हुआ। सोवियत संघ जो था वो अस्तित्व में आया। ठीक है, अगर बात करते हैं सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया था, तो उसकी शुरुआत तो 1917 में रूस की क्रांति के टाइम पे ही हो गया था, लेकिन वास्तविक रूप से ये 1922 के बाद, यानी 1922 से ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। सोवियत संघ तो आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे बर्लिन की दीवार। अब बर्लिन की दीवार क्या है? बर्लिन की दीवार क्या है? तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध मतलब दूसरा विश्व युद्ध, पता है ना आपको दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। इस विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक पक्ष से ही युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही युद्ध की समाप्ति होती है, दोनों महाशक्तियों में आगे निकलने की होड़ हो जाती है, अपनी विचारधारा को फैलाने की होड़ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार का सीधा तात्पर्य यह है कि सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो बर्लिन की जो दीवार थी, चलिए समझिए इसके बारे से। क्या हुआ कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ जिसमें जर्मनी हार गया, हार गया। तो जर्मनी के हारने के बाद अमेरिका चाहता था कि जर्मनी पर मेरा अधिकार हो, सोवियत संघ चाहता था कि जर्मनी पर मेरा अधिकार हो। ठीक है, इसी वजह से
हाफ हाफ हो गया, मतलब आधा आधा, जर्मनी के आधे हिस्से हो गए, यानी पश्चिमी जर्मनी पे अमेरिका का अधिकार हो गया और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का अधिकार हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि अधिकार के बाद क्या होता है कि जो पूरब तरफ थे, जो पूर्वी जर्मनी था, वहां से लोग पश्चिमी जर्मनी की तरफ भागने लगे, पश्चिमी जर्मनी की तरफ ज्यादा मात्रा में जाने लगे। क्यों वहां जाने लगे? क्योंकि पश्चिमी जर्मनी में इनके रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध हो रहे थे, इन्हें रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध हो रहे थे और बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोग पलायन करने लगे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे हुआ क्या कि जब ये लोग ज्यादा मात्रा में पलायन करने लगे, जाने लगे, तो सोवियत संघ एक व्यवस्था अपनाई कि भाई कैसे इन लोगों को रोका जाए कि ये पश्चिमी जर्मनी में न जा सके। इसलिए सोवियत संघ जो था वो बर्लिन में, कहा बर्लिन, और पता नहीं जी यूरोप महाद्वीप में एक देश है जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, और जर्मनी की जो राजधानी है वो कहाँ है? बर्लिन। कहाँ है जी? बर्लिन। तो बर्लिन में ही एक दीवार बना दी गई, और दीवार का जो वास्तव में निर्माण हुआ था वो 1961 में। कब निर्माण किया गया? 1961 में, अर्थात बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? तो 1961 में। ठीक है, बर्लिन की दीवार की दूरी कितनी है? तो बर्लिन की जो दीवार की दूरी है वो दूरी है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई बर्लिन की दीवार गिराई कब गई थी? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार वहां के लोगों के द्वारा, यानी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के लोगों के द्वारा, अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका की जो जनता थी इनके द्वारा बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। ठीक है, जो बर्लिन की दीवार है वो पूंजीवाद दुनिया और साम्यवाद दुनिया के विभाजन का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं या सोवियत संघ की विशेषताएं। ठीक है, अब सोवियत संघ की क्या विशेषताएं थी भाई? सोवियत संघ की क्या विशेषता थी? आपको पता है ना कि सोवियत संघ में कितने देश थे? क्योंकि जो सोवियत संघ था वो गणराज्य था। गणराज्य का मतलब ये कि छोटे छोटे राज्य मिल करके एक सोवियत संघ का निर्माण किए थे, यूएसएसआर का निर्माण किए थे, और सब लोग मिलकर के वहां शासन करते थे। क्योंकि सबसे वहां जो शक्तिशाली था, जिसका सबसे ज्यादा दबदबा था, वो रूस का था। किसका था? रूस का। और रूस सबसे शक्तिशाली भी था, सबसे ज्यादा उसका क्षेत्रफल भी था, इसीलिए सबसे ज्यादा मतलब दबदबा रूस का ही रहा है। ठीक है, उसमें रूस के अलावा 14 अन्य देश थे, अर्थात 15 देशों ने मिलकर के सोवियत संघ का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं विशेषता। देखेंगे सोवियत संघ की विशेषता, तो पहला क्या है? खनिज संसाधन उपलब्ध थे। अब जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ में खनिज के बहुत ही ज्यादा स्रोत थे, ठीक है, सोवियत संघ में खनिज के संसाधन उपलब्ध थे, पहली विशेषता। दूसरी, संचार और यातायात के साधन। जो सोवियत संघ था वहां संचार के भी अच्छे साधन, संचार मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जो व्यवस्था थी वो भी उच्च कोटि की थी, और उसके बाद यातायात के भी अच्छे साधन थे। अर्थात अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था, आदमी आराम से चला जाता था, यातायात के साधन भी सुलभ था। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। भूमि तथा अन्य उत्पादन संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण। जो भूमि थी, ठीक है, या जो अन्य उत्पादन की जो चीजें थी उस पर सरकार का नियंत्रण होता था। उस पर किसका नियंत्रण होता था जी? सरकार का। मतलब अगर आपके पास कोई भूमि हो या कोई उत्पादन की चीजें हो, कोई फैक्ट्रीज वगैरह हो, तो जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सब किसकी थी? सरकार के नियंत्रण। सब किसके नियंत्रण थी? सरकार के नियंत्रण में होते थे। ठीक है, अगला देखते हैं, न्यूनतम जीवन स्तर। न्यूनतम जीवन स्तर, इसका मतलब क्या हो गई कि जो वहां की सरकार थी, सोवियत संघ की जो सरकार थी,
वह वहां की जनता के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर रखा था, एक न्यूनतम जीवन स्तर रखा था जहां उनको वो चीजें फुलफिल करनी होती थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, घरेलू उपभोक्ता उद्योग। सोवियत संघ के जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था वो बहुत ही अच्छा था, अर्थात सोवियत संघ के लोग घर में ही अच्छी अच्छी चीजें बना लेते थे, पिन से लेकर के और कार तक की चीजें घर पर ही घरेलू उद्योग में ही बना ले जाते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। सोवियत संघ की विशेषता, तो सोवियत संघ की पहली विशेषता खनिज संसाधन उपलब्ध थे, दूसरा संचार और यातायात के साधन सुलभ था, अच्छा था। ठीक है, उसके बाद भूमि तथा अन्य उत्पादन संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था, और उसके बाद अगला क्या है भाई, न्यूनतम जीवन स्तर, और उसके बाद है घरेलू उपभोक्ता उद्योग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, सोवियत संघ में कमियां। सोवियत संघ में कमियां, पहला हम देख रहे हैं भाई कि नौकरशाही का शिकंजा। नौकरशाही का शिकंजा का मतलब क्या हो भाई, देखिए ध्यान दीजिए, सोवियत जो संघ था वहां वो लोकतांत्रिक नहीं था। वो कैसा था भाई, वो लोकतांत्रिक, चलिए मान लेते हैं लोकतांत्रिक जैसी व्यवस्था थी वहां, लेकिन होता क्या था कि केवल वहां एक ही पार्टी थी। केवल वहां सोवियत संघ में कितनी पार्टी थी, तो सोवियत संघ में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहां पर शासन करते थे। ठीक है, अन्य कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए जो वहां की सरकारें होती थी वो पूर्ण रूप से वहां के जनता पर या वहां के सारी चीजों पर शिकंजा कसे हुए थे, जिससे जनता जो थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ी कमी थी कि वहां नौकरशाही का शिकंजा था, यानी कुछ लोग थे, उन्हीं लोगों के द्वारा पूरे सोवियत संघ को चलाया जा रहा था। ठीक है, और जो नेता होते थे, नेता के लिए विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो वहां के राजनीतिक लोग थे उनके लिए विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, जिससे वहां की जो आम जनता थी वो बहुत ही परेशान रहते थे। ठीक है, नागरिकों का जीवन कठिन था। अब देखिए दूसरा क्या कमी भाई कि वहां के जो नागरिक थे उनका जीवन भी कठिन था। उनका जीवन कैसे कठिन था, तो उनका जो जीवन कठिन था वो तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि भाई जो नेता थे वो इनको परेशान करके रहते थे। अब नेता कैसे परेशान कर रहा है भाई, ये समझिए। देखिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, ठीक है, और ए के पड़ोसी है बी। ठीक है, अब बी जो है ये नेता है, ठीक है, राजनेता है। ठीक है, और ये जो ए है आम जनता है, इनको विशेष अधिकार प्राप्त है, इनको विशेष अधिकार प्राप्त है, इनके खिलाफ जल्दी कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो समस्या ये कि अगर ये इनको प्रताड़ित करेंगे तो ये चाह कर भी इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और लोगों का जो जीवन था वो अत्यधिक कठिन होता जा रहा था। ठीक है, अगला देखिए, लोकतंत्र और अभिव्यक्तियों की आजादी। अब सबसे बड़ी बात थी कि वहां जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी और जो अभिव्यक्तियों की आजादी थी वो बिल्कुल ही नहीं थी। अब लोकतंत्र कैसे वहां खत्म हो गया था भाई कि वहां एक ही पार्टी थी, अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया गया था। एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ हमेशा ही सरकार रहती थी और वही लोग जिसको चाहते थे वो फिर आगे प्रेसिडेंट या फिर कोई अन्य व्यक्ति या फिर कुछ और बन सकता था। ठीक है, वही जो चाहते थे वो कुछ अगला व्यक्ति बन सकता था। अगर वो चाहे कि इसको कुछ नहीं बनाना है तो वो नहीं बनता था, अगर वो लोग चाहते थे कि इनको कुछ बना देना है तो वो लोग उनको बना देते, यानी अपने मन मर्जी के वो लोग सरकार बनाते थे। ठीक है, एक दल का शासन। और सबसे बड़ी बात है कि वहां एक ही दल था, अन्य दल नहीं थे। एक दल कौन सा दल था, तो कम्युनिस्ट। एक दल था केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, सोवियत संघ का दबदबा। अब अगला क्या है कि सोवियत संघ का दबदबा। सोवियत संघ का दबदबा का मतलब नहीं है यहाँ हो जाएगा रूस का दबदबा। किसका दबदबा ही, रूस का। अब रूस का दबदबा का क्या मतलब है, चूंकि गणराज्य थे तो सबका अधिकार होना चाहिए, तो यहाँ रूस का दबदबा सबसे ही ज्यादा था। सबसे ज्यादा क्यों रूस का दबदबा था भाई कि रूस सबसे शक्तिशाली था। रूस सबसे क्या था भाई, शक्तिशाली था। ठीक है, और रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था, इसलिए रूस का ही वहां सोवियत संघ में दबदबा रहा है। जबकि अन्य जो देश थे जैसे यूक्रेन हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है, तो ये जो देश थे इनका उतना दबदबा नहीं था।
और वो छोटे छोटे देश थे, क्षेत्रफल में वो काफी छोटे थे रूस के अपेक्षा। ठीक है, तो रूस का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा था, रूस के पास संसाधन ज्यादा बड़े थे, इसलिए जो रूस था, रूस का अधिक दबदबा कायम था। ठीक है, जिससे जो अन्य छोटे छोटे गणराज्य थे वो काफी दुखी रहते थे। अगला है संसाधनों का अधिक उपयोग। अब संसाधनों का अधिक उपयोग का मतलब समझिए, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, सोवियत संघ और अमेरिका में एक होड़ लग जाती है आगे निकलने की, दोनों में होड़ लग जाती है आगे निकलने की, जिसमें सोवियत संघ काफी हद तक सफल भी होता है, लेकिन सफलता के पीछे वह अपनी एक चीज, बहुत ही बेशकीमती चीज खो देता है। वो ये कि वह अपने जितने भी संसाधन थे, अधिक संसाधनों का उपयोग वो उन चीजों को प्राप्त करने में लगा देता है, चाहे वो हथियार हो या फिर अंतरिक्ष में जाने की बात हो या उपग्रह भेजने की बात हो। अपने बहुत ज्यादा पैसा जो है, वो बहुत ज्यादा संसाधन केवल इन चीजों में लगा देता है, जिससे कि इसके पास ये संसाधन जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे सोवियत संघ आर्थिक रूप से कमजोर होने लगता है। ठीक है, अगला है उपभोग की वस्तुएं। अब यह इतना ज्यादा सोवियत संघ संसाधनों का इतना ज्यादा उपयोग कर दिया कि इसके पास अब उपभोग की वस्तुएं भी नहीं रही। जो रोजमर्रा की जो जिंदगी की चीजें होती थी वो भी समाप्त हो चुकी थी और उन सारी चीजों का अब सोवियत संघ को निर्यात करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और देख लेते हैं सोवियत संघ की कमियां। तो सोवियत संघ की जो पहली कमी है वो नौकरशाही का शिकंजा, दूसरा नागरिकों का जीवन स्तर, तीसरा लोकतंत्र और अभिजात की आजादी और एक दल का शासन। ठीक है, अगला है रूस का दबदबा और उसके बाद संसाधनों का अधिक उपयोग और उसके बाद नेक्स्ट है उपभोग वस्तुओं की कमी। उपभोग वस्तुओं की कमी हो जाने के कारण जो खाद्यान्न की चीजें थी वो भी रूस को अब मंगानी पड़ती थी, बाहर से देशों से खरीद करके लानी पड़ती थी, क्योंकि अब रूस के पास संसाधन नहीं बचे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। तो सोवियत संघ की जो पहला जो मुख्य कारण था वो यही था कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था। और सोवियत संघ अपना इतना ज्यादा पैसा रिसर्च में खर्चा कर दिया, हथियार बनाने में खर्चा कर दिया, उसके बाद अंतरिक्ष में जाने में खर्चा कर दिया और वास्तव में उसको सफलता भी मिली, क्योंकि सबसे पहले जो अंतरिक्ष में गया था वो रूस का ही था। सबसे पहले जानवर जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया वो रूस का ही कुत्ता था। उसके बाद सबसे पहले उपग्रह रूस ने ही भेजा। तो वास्तव में वो अमेरिका से कहीं ना कहीं आगे तो निकल रहा था, लेकिन एक समस्या उसके पास ये उत्पन्न हो गई कि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे ज्यादा ही कमजोर होने लगी थी। और कमजोर होने का कारण मात्र एक यही था कि वह अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा हथियार बनाने में और विकास करने में लगा दिया। और उसके बाद जो उसके पूर्वी यूरोप के जो देश थे, जो सोवियत संघ के समर्थक थे, उन पर ज्यादा पैसा वो खर्च करता था, उनकी आर्थिक सहायता करता था, उनकी सैन्य सहायता करता था। और इसलिए धीरे धीरे सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ही गिरने लगी। क्या होने लगी? गिरने लगी। जिन चीजों का वो पहले निर्यात करता था, अब उन्हीं चीजों का उसको धीरे धीरे आयात करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला, अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा। जो सोवियत संघ था वो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनके साथ इसकी प्रतिस्पर्धा थी, बिल्कुल होड़ लगी हुई थी। इसको जिद थी अमेरिका से आगे निकल जाने की, और अमेरिका से आगे निकल जाने की जो जिद थी वह इसको खर्च करने पर पैसा मजबूर कर दिया, क्योंकि वह अमेरिका से हर हाल में हर चीज में आगे निकलना चाहता था, चाहे वो हथियार हो, संसाधन हो या फिर कोई अन्य चीज हो। ठीक है, तो इन सब के लिए जो प्रतिस्पर्धा था, और प्रतिस्पर्धा में वह बहुत ही ज्यादा अपना पैसा धीरे धीरे खर्च कर दिया था, और ये भी एक कारण बन गया सोवियत संघ के विघटन का। ठीक है, सोवियत संघ के पतन का। ठीक है, साम्यवादी तानाशाही। चूंकि सोवियत संघ में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी थी
कम्युनिस्ट पार्टी थी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, जो नेता थे, या जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्हीं को नौकरशाह कहा जाता, तो उनको नौकरशाही कहता। ठीक है, तो जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी तानाशाही आ गई थी। उनकी क्या थी? तानाशाही, बिल्कुल साम्यवादी की बिल्कुल तानाशाही थी। ठीक है, जिससे जो जनता थी वो बिल्कुल ही परेशान हो चुकी थी, और अब वह बगावत करने के पर भी राजी थी। ठीक है, अगला नौकरशाही का बोलबाला। नौकरशाही वही चीज है, फिर जो भी वहां के सरकारी तंत्र में काम करने वाले लोग थे उन्हीं का बोलबाला ज्यादा था। ठीक है, और जिससे जो आम जनता थी वह बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी। बहुत ही ज्यादा कैसे क्या रहती थी भाई? दुखी रहते थे। ठीक है, अगला क्या है? संसाधनों का अधिक उपयोग। वही चीज है, जो सोवियत संघ था वो अपने संसाधनों का उपयोग कर दिया खुद को आगे निकलने के लिए। खुद को आगे निकलने के लिए वह अपने संसाधनों का उपयोग कर दिया, और इतना उपयोग किया कि जिन चीजों का पहले वो निर्यात करता था अब उन्हीं वस्तुओं का इसको आयात करना पड़ गया। 1970 के दशक आते आते सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। सोवियत संघ की जो जीडीपी थी वो बहुत ही ज्यादा गिर गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ कारण सोवियत संघ के विघटन के। एक बार और देख लेते हैं। पहला जो सोवियत संघ के विघटन का कारण था वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा है अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा। अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा का मतलब सीधा सीधा पश्चिमी यूरोप यानी अमेरिका वाले देश, यानी अमेरिका वाले देशों के साथ। ठीक है, साम्यवादी तानाशाही, यानी जो वहां की पार्टी थी उनकी बिल्कुल तानाशाही थी। नौकरशाही का बोलबाला, जो वहां सरकारी तंत्र में कार्यरत कर्मी थे उनका बोलबाला था, और उनके विशेष अधिकार, उन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। ठीक है, अगला संसाधनों का अधिक उपयोग। वह आगे निकलने की जिद में, आगे निकलने की होड़ में वह अपने संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने लगा। इसलिए जिन संसाधनों का पहले वो निर्यात करता था अब उन्हीं वस्तुओं का उसको आयात करना पड़ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कारण थे सोवियत संघ के विघटन के। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसके क्या परिणाम सामने निकल करके आए। ठीक है, पहला देखते हैं शीत युद्ध की समाप्ति। जो पहला है भाई, शीत युद्ध की समाप्ति। नॉर्मली बात है कि जैसे सोवियत संघ समाप्त हुआ शीत युद्ध भी समाप्त हो गया, क्योंकि जो शीत युद्ध था जो चला था 1945 से 1991 तक। जैसे ही 1991 में सोवियत संघ समाप्त होता है वैसे ही शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि शीत युद्ध जो था वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में था। अब न सोवियत संघ रहा और न शीत युद्ध रहा, अर्थात जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है वैसे ही शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, दूसरी दुनिया का पतन। अब जो दूसरी दुनिया थी उसका भी पतन हो जाता है, क्योंकि सोवियत संघ समाप्त हो जाता है और सोवियत संघ के साथ जो देश थे, जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उनको दूसरी दुनिया का देश कहा जाता था। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है वैसे ही दूसरी दुनिया का भी पतन हो जाता है, दूसरी दुनिया का समाप्त हो जाता है। ठीक है, हथियारों की होड़ समाप्त। अब जो हथियार बनाने की होड़ लगी हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, अब ये होड़ भी बिल्कुल ही समाप्त हो गई, क्योंकि अमेरिका के बराबर कोई दूसरा देश रहा नहीं जिससे अमेरिका अपना मुकाबला करता। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अमेरिका एक मात्र महाशक्ति। और सोवियत संघ के विघटन से पूर्व दुनिया में दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो एकमात्र महाशक्ति बच गई, और वो महाशक्ति कौन थी? अमेरिका थी। ठीक है, अगला देखते हैं, नए देशों का
उदय। अब क्या होता है भाई, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है वैसे ही नए नए देशों का उदय हो जाता है। क्यों उदय हो जाता है? क्योंकि सोवियत संघ में रूस को लेकर के 15 देश थे। कितने देश थे? 15 देश। 15 देश में से केवल एक जो रूस था उसका दबदबा रहता था सोवियत संघ पे। जो अन्य 14 देश थे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ठीक है, इनको कोई जानता ही नहीं था। ये बहुत ही छोटे, जैसे यूक्रेन हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है, बहुत सारे देश थे, बेलारूस हो गया, ये सब छोटे छोटे देश थे। ठीक है, तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, जैसे ही सोवियत संघ समाप्त होता है, वैसे ही नए नए देशों का उदय भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अगला परिणाम कि शाक थेरेपी को अपनाया गया। शाक थेरेपी को अपना लिया गया। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद शाक थेरेपी को अपना लिया गया। ठीक है, तो शाक थेरेपी क्या है इसके बारे में बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ के जो देश थे, सोवियत संघ कि जो संबंधित देश थे या मध्य एशिया के जो गणराज्य थे या पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वो पूंजीवाद की जो मॉडल थी उसको अपनाने लगे। पूंजीवाद की जो मॉडल थी उसको अपनाने लगे, अर्थात साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए एक विशेष मॉडल तैयार किया गया जिसको हम शाक थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शाक थेरेपी का नाम दिया गया। ठीक है, समझ गया दोस्तों? समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।